Hello students, a very good afternoon to all of you. फिर से एक बार मैं उपस्थित हूँ एक नया लेक्चर लेकर के, जो बेसिकली आप जानते हैं कि लास्ट डे हमने एक पावर शेयरिंग नाम के पॉलिटिक्स के चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है। आगे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट डे हमने इसका फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड किया था आपको। आज उसी चेन में, उसी कड़ी में दूसरी एक लेक्चर उसी सीरीज में मैं प्रोवाइड करने आपको चल रहा हूँ। I saw there was no any enthusiasm while on or after the lecture. Okay, मैंने देखा कि लेक्चर ख़त्म होने के बाद भी क्लास 10 से बहुत रिस्पांस नहीं मिला। आई थॉट कि क्लास 10 के स्टूडेंट्स लगता है कि सभी लोग जो है समर वेकेशंस पे चले गए हैं, इवन बिफोर द शेड्यूल डेट ऑफ, बिना शेड्यूल हुए ही आप चले गए हैं। नेवरदलेस लेकिन लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे, सो दैट इन फ्यूचर यू माइट विजिट एंड टू बी बेनिफिटेड बाय द लेक्चर। ओके, इसलिए फ्यूचर के लिए हम लेक्चर्स आपको शेयर कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि आपसे रिस्पांस फिर से मिलेगा। तो इसी कड़ी में दूसरे लेक्चर की ओर बच्चों चलते हैं। सेकेंड लेक्चर ऑफ इट। लास्ट डे हम लोगों ने एथनिक कॉम्पोजिशन, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है इस टॉपिक से कि एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है बेल्जियम और श्रीलंका की ना, तो वो पूछता है। इसके बाद अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरी टॉपिक है द मेडिटरेनिज्म इन श्रीलंका। हम लोगों ने देखा कि क्या एथनिक कॉम्पोजिशन थी श्रीलंका की और क्या थी बेल्जियम की। तो हम श्रीलंका पढ़ रहे हैं, तो एक बार फिर से इसको रीशेड्यूल कर दे रहा हूँ। शॉर्ट में मैं एक रिकैप कर दे रहा हूँ इसका कि किस तरह के श्रीलंका में एथनिसिटी थी, एथनिक कॉम्पोजिशन था, वो आपको समझने में आसानी रहेगी। श्रीलंका में आप जानते हैं कि दो मेजर कम्युनिटीज़ वहाँ रहती हैं। एक रहती थी, एक था सिनलाज जो कि बुद्धिस्ट होते हैं, सिनलाज जो नेटिव श्रीलंका के होते हैं। दूसरे तमिल्स वहाँ रहते हैं। तो इसके अलावा जो है बचे हुए जो है वो क्रिश्चियंस हैं जो वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो अभी तक क्या था, आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरह से जो तमिल्स थे वो 18% थे, 13% श्रीलंकन तमिल्स थे, 74% सिनलाज थे ना, तो 5% इंडियन तमिल्स थे, और जो बचे हुए लोग थे ना वो क्रिश्चियंस थे, जो लगभग 7% के आसपास उनकी हैं जनसंख्या है। तो ये कॉम्पोजिशन था श्रीलंका का। इसकी अब इसको बताने के बाद अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेडिटरेनिज्म एक टर्म है, बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन के रूप में कई बार पूछा गया है। मेजोरिटेरियनिज्म, ओके, सो मेजॉरिटी से बना हुआ है मेजॉरिटेरियनिज्म। ओके, सो इसको कहते हैं बहुसंख्यकवाद। ओके स्टूडेंट्स, मेजोरिटेरियनिज्म जो था श्रीलंका में, किस तरह से उनकी अपनी एथनिक कॉम्पोजिशन ना, किस तरह से एक रॉन्ग ऑर्डर या रॉन्ग फैसले की वजह से उनके यहाँ वो मेजोरिटेरियनिज्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वो चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है। ठीक है, सो मेजोरिटेरियनिज्म एक बिलीफ होता है, एक मान्यता होती है, एक विचारधारा होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है। ओके, अंडर विच अ मेजॉरिटी कम्युनिटी कंसीडर्ड हिमसेल्फ द सुपीरियर वन। ओके, एक जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है उस क्षेत्र में, वो अपने आप को सुपीरियर महसूस करने लगती है, वो फील करने लगती है कि वो कम्युनिटी सबसे सुपीरियर है और वो एबल हैं कि वो देश के ऊपर रूल कर सकते हैं जिस तरह से वो चाहें, उस तरह से। ठीक है, मीन्स जिस तरीके से वो चाहें, डिसग्रेडिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटीज़। उसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको डिसग्रेड करते हुए, अपमानित करते हुए भी ये रूल कर सकते हैं। ऐसी सोच जो होती है, ऐसी जो मान्यता होती है, इसको कहा जाता है मेडिटरेनिज्म ना। जैसे किसी एक क्षेत्र में एक अब जैसे मान लेते हैं कि बेल्जियम की बात कर लेते हैं,
तो बेल्जियम के देश में डच स्पीकिंग ज़्यादा थे, तो डच स्पीकिंग अपने आप को सुपीरियर मान लेते फ्रेंच कंपेयरिंग में। वो अपने आप से सारे डिसीजंस फ्रेंच के ऊपर बोलने वालों के ऊपर थोपने लगते। तो वो जो करते डच स्पीकिंग लोग, उसको कहा जाता मेडिटरेनिज्म। ओके, सो श्रीलंका emerged as an independent country in 1948। श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र देश के रूप में आज़ाद हुआ भारत के 1 साल के बाद। और उसके जो लीडर्स थे, ठीक है, सिनला कम्युनिटी के, जो सिनला कम्युनिटी जो वहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, वहाँ के जो लीडर्स थे ना, उन्होंने डोमिनेंस को सिक्योर कर लिया ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। अपनी मेजॉरिटी के वर्चू मतलब उसके गुण की वजह से, मेजॉरिटी में होने की वजह से सिनला लोगों ने वहाँ की सरकार को अपनी डोमिनेंस में दबा के रख लिया। ठीक है, और उसका परिणाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, वेदर देयर वॉज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, भले ही वहाँ पे एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार थी, उसने क्या किया, एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजिटेरियन मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिनला सुपरमेसी ना। भले ही वहाँ जो सरकार थी वो एक डेमोक्रेटिकली चुनी गई सरकार थी 1948 में, लेकिन फिर भी सरकार को मेजॉरिटी कम्युनिटी ने इतना मजबूर कर दिया कि उसे कई तरह के मेजिटेरियन मेजर्स को लेना पड़ा सिनला सुपरमेसी को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ये क्या क्या चीज़ें थी उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है ना मेजिटेरियनिज्म क्या है और श्रीलंका में मेजिटेरियनिज्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्या किया गया। तो एक एक स्टेप में हम उसको जान लेते हैं। ठीक है, अब उसमें पहली चीज़ क्या थी कि इन 1956, ओके, इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिनला एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, तो 1956 में एक कानून पास किया गया और उसमें सिनला लोगों की जो लैंग्वेज थी, ठीक है, उससे एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज, देश की एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब राष्ट्रभाषा मान ली गई। ठीक है, उस कानून के द्वारा। और उससे क्या हुआ, दस डिसग्रेडिंग तमिल, और उससे क्या हुआ, तमिलों को जो है डिसग्रेड किया गया, मतलब तमिलों को कहीं ना कहीं उसके द्वारा तमिलों की अनदेखी की गई ना। कि अनदेखी मतलब कि अगर वो भी 13-18% लोग थे तो जाहिर तौर पे उन्हें भी अपनी भाषा के रूप में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि अब इंडिया में आज तक, ठीक है, कोई भी भाषा एक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई ना, ना हिंदी राष्ट्रभाषा है और न ही इंग्लिश है। नाइदर हिंदी इज़ अ नेशनल लैंग्वेज नॉर इंग्लिश। ओके, नो, क्यों ऐसा है, क्योंकि इंडिया में कई तरह कम्युनिटी रहते हैं, अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं तो काफ़ी लोग इंग्लिश भी बोलते हैं। तो ये वजह से जो है, अगर हम हिंदी को एक राष्ट्रभाषा मान लेते तो बाकियों को हम डिसग्रेड करते। इसलिए हमने कोएग्जिस्टेंस, लैंग्वेजेस की कोएग्जिस्टेंस को अपना रखा है कि कई लैंग्वेज हमारे यहाँ जीवित रहेंगी, और हमने 22 लैंग्वेजेस को रिकग्नाइज कर रखा है नेशनल लैंग्वेज के रूप में। ठीक है, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश भी एक है। तो इस तरह से वहाँ नहीं हुआ, वहाँ क्या हुआ कि वहाँ पे एक वहाँ पे तमिलों को डिस्ग्रेस करके सिनलास को, उनकी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया। गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिनला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, गवर्नमेंट क्या किया, प्रेफरेंशियल पॉलिसी अपनाई ना। प्रेफरेंशियल मतलब प्रेफरेंस देने वाली पॉलिसी अपनाई सरकार ने, और किसके प्रेफरेंस देने के लिए, सिनला लोगों को ना फेवर करने के लिए, सिनलास को फेवर करने के लिए प्रेफरेंशियल पॉलिसी को सरकार ने अपनाया। ठीक है, एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स, किस चीज़ के लिए, एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस, यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेके, यूनिवर्सिटी में जॉब को लेके, गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, इन सभी जगह पे एप्लीकेंट्स जो थे भले ही अप्लाई कर रहे थे, जैसे हमारे यहाँ रिजर्वेशन है, ठीक है, इसके तहत अप्लाई चाहे जो करे, लेकिन प्रेफरेंशियल्स किसको मिलते हैं, जो रिजर्व्ड हैं। वैसे उन्होंने क्या किया, उनके यहाँ कोई भी अप्लाई करे, लेकिन पहले सुनवाई किसकी होती थी, सिनलास की होती थी। जॉब पहले उनको मिलती थी, जो बची खुची जॉब थी वो तमिलों को मिलती थी। तो तमिल इस तरह से अपने आप को चीटेड फील करने लगे। ठीक है,
So a new constitution stipulated that the state shall protect the and foster Buddhism. ओके एक नया जो है कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट किया गया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया गया और उसमें एक प्रोविज़न जोड़ करके ये जोड़ा गया कि जो राज्य है वो बुद्धिज़्म को फॉस्टर करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, बुद्धिज़्म का संरक्षण करेगा और बुद्धिज़्म को ही आगे बढ़ाएगा। तो इस चीज़ से एक और गलती हुई सरकार की ओर से। उन्होंने कहा कि बुद्धिज़्म को ही केवल प्रमोट किया जाएगा और बुद्धिज़्म को ही केवल प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब लैंग्वेज के रूप में और रिलीजन के रूप में तो वहाँ तमिल भी थे जो हिंदू तमिल्स जो थे वो हिंदू थे, ठीक है, इंडियन गॉड्स को प्रेफर करते थे और इसके अलावा क्रिश्चियंस जो क्रिश्चियन रिलीजन को प्रेफर करते थे। तो उन सब को छोड़ करके केवल सिन्ला लोगों के ही रिलीजन को सुपीरियर बना दिया गया और उन्हीं के रिलीजन को संरक्षण देना और उनको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया गया, उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया गया, ठीक है। तो जितने भी गवर्नमेंट मेजर्स थे, ओके, जितने भी गवर्नमेंट मेजर्स थे कमिंग वन आफ्टर द अनदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल। एक एक करके जितने भी सरकार की पॉलिसीज़ और एक्ट आते गए, उन सभी पॉलिसीज़ और एक्ट में रह करके केवल ना केवल और केवल जो है सिल्लास को प्रोटेक्ट किया गया, फॉस्टर किया गया और धीरे धीरे करके जो तमिल थे, श्रीलंकन तमिल्स थे, उनके अंदर एलिनेशन मतलब अलगाव की फीलिंग आती चली गई, ठीक है, अलगाव की भावना आती चली गई उनके अंदर। फिर उसके बाद दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हला लीडर्स वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उन्होंने ये महसूस किया कि बुद्धिस्ट सिन्हला जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी बुद्धिस्ट सिन्हला लीडर्स को जो है कि द्वारा जो चल रही है, ठीक है, ये एक थोड़ा सा भी सेंसिटिव नहीं है, जो औरों की लैंग्वेज और कल्चर को लेकर के बिल्कुल भी सेंसिटिव ये नहीं है। उन्हें ये फील हुआ कि जितनी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जितने मेजर पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि तमिलों की लैंग्वेज और उनका कल्चर डूब रहा है, क्रिश्चियंस का कल्चर और लैंग्वेज डूब रहा है, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने केवल और केवल जो है ना केवल सिन्हला लैंग्वेज और उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। इससे दूरी बढ़ती चली गई। एक देश में ही अगर एक क्लास, एक डिस्टिंक्टिव क्लास को अगर ये फील होने लगे, ठीक है, कि वो उनके साथ चीट हो रहा है देश में, तो क्या होता है, फिर देश में डिस्प्यूट्स और कन्फ्लिक्ट बढ़ता है, विवाद बढ़ता है, टेररिज्म बढ़ता है। ये सब तमाम तरह की चीज़ों के पीछे का कारण क्या होता है, केवल गवर्नमेंट की जो अनदेखी होती है, और वही श्रीलंकन गवर्नमेंट ने किया वहाँ पे, ओके। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। उन्होंने महसूस किया कि संविधान और सरकार दोनों की पॉलिसीज़ ने ना उनके इक्वल राइट्स को डिनाई किया है, ठीक है, उनकी पॉलिटिकल राइट्स को उनसे छीन लिया है, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम, ना उनके खिलाफ भेदभाव किया है, इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़, जॉब पाने का चाहे मामला हो, चाहे दूसरे अवसर पाने का मामला हो, हर जगह उनके साथ भेदभाव किया गया है। एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट, और उनके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है, अनदेखा किया गया है। ये चीज़ें तमिल जो थे, जो श्रीलंकन तमिल्स थे, उनके अंदर ये बात घर करती चली गई। और उसका परिणाम क्या हुआ, द रिलेशनशिप बिटवीन द सिन्हला एंड तमिल कम्युनिटीज़ स्ट्रेंड ओवर टाइम। समय के साथ साथ तमिल्स और सिन्हलास कम्युनिटीज़ के बीच में संबंध खट्टे होते चले गए। मीन्स उनके रिलेशंस जो हैं वो बहुत बिटर होते चले गए, उनके रिलेशन बहुत ही गंदे होते चले गए, उनके बीच में दूरियां बढ़ती चली गई। श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ओके। अब श्रीलंकन तमिल के पास कोई चारा नहीं रह गया था। उन्हें ये फील हुआ कि हम खुद पॉलिटिकल पार्टी बनाएं और हम इनके खिलाफ लड़ाई लड़ें, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई, स्ट्रगल किया, जो तमिलों की पहचान को लेकर के, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर के, उनकी रीजनल ऑटोनॉमी मतलब क्षेत्रीय जो उनकी एक प्रभुत्व है उसको लेकर के, और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एडुकेशन एंड जॉब्स।
जॉब और एजुकेशन को सिक्योर करने के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, इन सब मुद्दों के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी पहचान को जीवित रखने के लिए संघर्ष किया। ठीक है, बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन जो वो मांग कर रहे थे कि जहाँ पे तमिल लोग संख्या में अधिक रहते हैं, कम से कम उन क्षेत्रों में उन्हें उनका रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए, उस चीज़ को श्रीलंकन गवर्नमेंट्स ने बहुत लंबे समय तक डिनाई करके रखा। ठीक है, सो 1980s के दौर में कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उस समय तक बढ़े, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिमांड करना शुरू किया कि इंडिपेंडेंट तमिल एलम, ठीक है, एलम मीन्स स्टेट होता है। ठीक है, तो 1980 के दौर में इसीलिए क्या हुआ कि एक संगठन, एक पॉलिटिकल पार्टी जो बाद में चल कर के एक टेररिस्ट ग्रुप के रूप में कन्वर्ट हो गया था, उसने क्या किया, उसने एक नए तमिल राज्य की मांग ही करना शुरू कर दिया। ठीक है, तमिल देश की या राज्य की मांग करना ही शुरू कर दिया गया। उस संस्था का नाम लिट्टे था। ओके, लिट्टे। ओके, इसको शॉर्ट में लिट्टे कहते थे। लिट्टे मीन्स होता है लिबरेशन, LI मीन्स लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स एलम। एलम मतलब स्टेट होता है। ठीक है, तो इस तरह से लिट्टे, जयकरण करके लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लिट्टे को जो है ऑर्गेनाइज़ किया, और एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से कब ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गया किसी को मालूम नहीं चला। ठीक है, और उससे फिर क्या हुआ कि इसने स्टेट की मांग की। नदन एंड ईस्टर्न जो पार्ट श्रीलंका का था, जो बेसिकली ये वाला हिस्सा था, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा था, इसके लिए उन्होंने अपने आप से तमिल लोगों ने श्रीलंका में एक अलग सरकार, अपना एक अलग स्टेट बनाने की मांग करना शुरू कर दिया कि हमें एक अलग राज्य दे दिया जाए निकाल करके। ठीक है, उसके लिए लंबा संघर्ष चला। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट। जो एक डिस्ट्रस्ट था दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में ना, वो जो श्रीलंका की सरकार ने उसकी बीज बोया था, वो धीरे धीरे एक फसल के रूप में बढ़ती चली गई, और दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत विस्तृत रूप में संघर्ष और विवाद होता चला गया। ठीक है, और जल्द ही टर्न इनटू अ सिविल वॉर, और जल्द ही ये घटना एक सिविल वॉर के रूप में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, सिविल वॉर, सिविल मतलब नागरिकों का युद्ध, जहाँ देश के लोग ही आपस में इंटरनली लड़ रहे हों, उसको सिविल वॉर कहा जाता है। जहाँ किसी बाहरी ने आक्रमण नहीं किया हो, हम आपस में ही लड़ रहे हों, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हों, ये सिविल वॉर की नौबत होती है। श्रीलंकन तमिल और सिन्हला लड़ रहे हैं, ये सिविल वॉर होता है। तो एक सिविल वॉर जो है छिड़ गया। ठीक है, एक सिविल वॉर की कंडीशन जो है वो वहाँ पे छिड़ गई। तो इस तरह से परिणाम क्या हुआ इसका कि हज़ारों लोग जो है दोनों ही कम्युनिटीज़ के वो मारे गए आपस में ही। ठीक है, वो उनको मार दिए, वो उनको मार दिए। बहुत सी फैमिलीज़ जो हैं वो मजबूर हो गई देश को छोड़ने के लिए और जा कर के रिफ्यूजी कैंप्स में रहने के लिए। बहुत से लोगों का लीवलीहुड छिन गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है श्रीलंकाज एक्सेलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से श्रीलंका ने एक्सेलेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया था बाद के वर्षों में। ठीक है, डेवलपमेंट, हेल्थ और एजुकेशन के मामले में। बट द सिविल वॉर हैज़ कॉज अ टेरेबल सेटबैक ना टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। लेकिन श्रीलंका में जो उसकी अपनी सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ थी, उसको बर्बाद करने का काम इस सिविल वॉर ने किया और श्रीलंका की सरकार की नीतियों ने किया। ठीक है, वरना श्रीलंका की ग्रोथ रेट भारत से भी बहुत ऊपर रहा करती थी, और उसके ये संघर्ष 1980 के दौर से शुरू हुआ और 2009 में समाप्त हुआ। ठीक है, तो लिट्टे की समाप्ति के साथ। तो इस तरह से जाकर के श्रीलंका के द्वारा देखिए कि किस तरह से अनप्लान तरीके से कम्युनिटी को बढ़ावा दिया गया, एक कम्युनिटी को, और उस कम्युनिटीज़ ने कम्युनिज़म को बढ़ावा दिया, और धीरे धीरे करते करते ये एक मेजर कन्फ्लिक्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि श्रीलंका को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। ठीक है, तो ये एक फेज है श्रीलंका के, ठीक है, अपनी एथनिक कंपोजिशन को सेटल न कर पाने का रिजल्ट है जो आपने देखा। बहुत ही मेजर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और कितनी कमियां, कितनी गड़बड़ी देखने को मिली कि पावर को सही ढंग से शेयर न करने से श्रीलंका में क्या हद तक नुकसान झेलना पड़ा।
अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बेल्जियम ने ये गलती नहीं की तो उसके यहाँ क्या फ़ायदा हुआ, उसको हम पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग का एक बेहतर नमूना बेल्जियम ने पेश किया ना श्रीलंका के अपोजिट, तो वो उसको कितना फ्रूटफुल हुआ उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फॉर टुडे इट विल बी सफिशिएंट, और आप इसको बेहतर ढंग से रिवाइज करेंगे। इसकी मेजोटर्निज्म पॉलिटिक्स क्या होता है ये एग्ज़ाम में पूछता है, बेहतर ढंग से तैयार कीजिए। छोटा चैप्टर है, 2-3 दिन में हम इसको फिनिश कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन यू एंजॉय योर सेल्फ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।